नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। यह वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। बॉर्डर पर ड्रोन भेजकर मोदी की तैयारी देखता रह गया पाकिस्तान। उधर इस्लामाबाद में धमाके ने मुनीर शहबाज को दहला दिया। बलूचिस्तान में पिटते पाकिस्तानी सैनिक। अब राजधानी इस्लामाबाद में भयंकर ब्लास्ट। पाकिस्तान का निपटना फाइनल हो गया है क्या? मुनीर शहबाज से लेकर पीओके में बैठे आतंकी फिर कश्मीर को टारगेट करने की तैयारी में। मोदी ने किसे बॉर्डर पर भेज दिया? पीएम मोदी के हारने के सपने देखते राहुल एंड टीम को मोदी ने ऐसा क्या जवाब दिया कि सबको तेज आग लग गई? आज ये भी दिखाऊंगा। लोकसभा के बाद पीएम मोदी का दफ्तर निशाने पर। राहुल के खास ने ऐसा क्या कहा कि जबरदस्त खिंचाई हो रही है? मदर और फादर ऑफ ऑल डील के बाद अब पीएम मोदी मलेशिया क्यों जा रहे हैं? वहां क्या गजब होने वाला है? आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। इसके अलावा ईरान के साथ मुस्लिम देश की महागद्दारी। क्या आज रात ही अटैक कर देगा अमेरिका? मोदी किसका साथ देंगे? ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि सब समझ गए कि अब ईरान पर हमला होने ही वाला है? ईरान पर कैसे अटैक करेगा अमेरिका? क्या हमले के पहले ही न्यूक्लियर बम फोड़ देगा ईरान? साथ ही कोरियन गेम के चक्कर में 3 बच्चियों ने सुसाइड किया। यह कहानी कुछ और ही है। पुलिस की जांच में ट्विस्ट आ रहा है क्या? सुसाइड करने वाली लड़कियों के 2 मोबाइल में ऐसा क्या राज है जो सामने आना बहुत जरूरी है? इस खबर के बारे में जो अभी तक आपने सुना उसके आगे की कहानी बताऊंगा। बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपको नहीं पता। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी? भाई, घर के मंदिर में सभी भगवानों के आपने मूर्ति तस्वीर देखी हो, लेकिन शनि देव की मूर्ति घर के मंदिर में लोग नहीं रखते। क्यों? क्या वजह है? सोचे हैं कभी? आज इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद करना चाहता हूं। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत छठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है। जिम्बाब्वे के हरारे में खेले गए फाइनल में भारत की अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड अंडर 19 टीम को 100 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बैटिंग की और 9 विकेट पर 411 रन का स्कोर बनाया, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। भारत की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार सेंचुरी लगाई। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 80 बॉल पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने 15 छक्के और 15 चौके मारे। 400 से ज्यादा रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 311 रन पर ऑल आउट हो गई। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में डर कंस्ट्रक्शन रोड पर खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जिस जगह हादसा हुआ वहां दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और सड़क पर गड्ढा खोदा गया था। दिल्ली सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। वहीं मृतक के परिवार ने दिल्ली जल बोर्ड पर लापरवाही का आरोप लगाने के साथ ही मौत में साजिश की आशंका जताई। यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और टीम पर एफआईआर दर्ज की गई है। फिल्म में धार्मिक और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। फिल्म के विरोध में कई जगह प्रदर्शन भी हुए। भारी विरोध के बीच प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने फिल्म का प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया है। उन्होंने सफाई दी कि घूसखोर पंडित फिल्म एक फिक्शनल कॉप ड्रामा है। पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर के बोलचाल के नाम के तौर पर किया गया है। यूपी में राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में उनके खिलाफ होर्डिंग लगवाई गई है। यह होर्डिंग योगी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह ने लगवाई है। सवाल उठाया गया है कि गद्दार कौन? असली सरदार नवनीत सिंह बिट्टू या नकली गांधी राहुल? रायबरेली में 9 जगहों पर यह होर्डिंग लगवाई गई है। यूपी कांग्रेस ने पोस्टर को बीजेपी की तुच्छ मानसिकता बताकर पलटवार किया। आम लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में लोगों को नुकसान होने पर 25,000 तक का मुआवजा मिल सकता है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐलान किया है कि फर्जी ट्रांजैक्शन से हुए घाटे की भरपाई के लिए 25,000 तक का मुआवजा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाया जा रहा है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। बॉर्डर पर ड्रोन भेजकर मोदी की तैयारी देखता रह गया पाकिस्तान। उधर इस्लामाबाद में धमाके ने मुनीर शहबाज को दहला दिया। बलूचिस्तान में पिटते पाक सैनिक। अब राजधानी इस्लामाबाद में भयंकर ब्लास्ट। पाकिस्तान का निपटना फाइनल हो गया है क्या? मुनीर शहबाज से लेकर पीओके में बैठे आतंकी फिर कश्मीर को टारगेट करने की तैयारी में। मोदी ने बॉर्डर पर किसे भेज दिया है? सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। कुछ दिन पहले तक मुनीर ड्रोन भेज कर चेक कर रहा था बॉर्डर पर कि भाई नरेंद्र मोदी और भारत कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था, बताया था, ये ड्रोन भेज के चेक कर रहा है बार बार।
लेकिन मुनीर बॉर्डर पर ड्रोन भेजता ही रह गया। उधर उसके बगल में ऐसा बड़ा कांड हुआ है कि मुनीर की सिट्टी पिट्टी गुम। पाकिस्तान में आज ऐसा धमाका हुआ जिससे मुनीर कांप गया होगा, क्योंकि अब मौत और मुसीबत मुनीर के सिर पर नाचने लगी। मुनीर के दुश्मन उसे तलाशते हुए पाकिस्तान की राजधानी के अंदर उस जगह घुस गए जहां से मुनीर तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है। आप देखिए कि आज पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ क्या बड़ा कांड हुआ है। इस्लामाबाद की मस्जिद में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। आज इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। हाई प्रोफाइल इलाके में सुसाइड बॉम्बर ने मस्जिद में धमाका कर दिया। पिछले 3 महीने में इस्लामाबाद में यह दूसरा बड़ा आत्मघाती हमला है। यह छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं था। इस्लामाबाद में जो हुआ है, कहा जा रहा है कि कम से कम 70 लोग मारे गए, सैकड़ों लोगों का खून बहा है। पूरे पाकिस्तान में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। आप खुद सोचिए ना भाई, इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगानी पड़ी है, क्योंकि अब बात यह हो रही है कि जब पाकिस्तान की राजधानी में ऐसे भयंकर धमाके होने लगे हैं तो फिर मुनीर का क्या होगा। मुनीर तो पहले से ही डरा हुआ था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा था और अपने बचने के लिए उसने बंकर तक बनवा लिए थे। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से इस धमाके से दहला है, उसमें मुनीर के दुश्मनों के हाथ कब मुनीर की गर्दन तक पहुंच जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। वैसे तो पाकिस्तान में बम धमाके होना नई बात नहीं है, वहां तो बम ब्लास्ट होते रहते हैं, लेकिन इस बार सीधा अटैक इस्लामाबाद पर हुआ। मुनीर के नाक के ठीक नीचे मुनीर के दुश्मन पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, और ये दुश्मन कौन है वो आज आपको बताऊंगा। हालात अब मुनीर के हाथ से बाहर हो चुके हैं। हमेशा की तरह फेस सेविंग के लिए और मुनीर और शहबाज कश्मीर करने लगे। शहबाज शरीफ और मुनीर फिर से कश्मीर राग अलापने लगे। शहबाज शरीफ ने कह दिया कि जल्द ही कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। मुनीर कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी कश्मीरियों के साथ खड़ी है। अरे तुमसे पीओके संभल नहीं रहा। बलूचिस्तान तुमसे कब अलग हो जाए पता नहीं। तुम्हारे इस्लामाबाद में मस्जिद के अंदर लोग मर गए, खून खराबा हो गया, इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगानी पड़ी है, तुम कश्मीर लोगे। अभी मारा था ना भारत तुमको जी। इन भिखारियों से अपना घर संभलता नहीं है, बातें कर रहे हैं कश्मीर लेने की। कोई भी आकर इन्हें इनकी राजधानी में ठोक कर जा रहा है, उसको तो रोक नहीं पा रहे हैं, और आतंकियों की रैली और परेड जरूर निकाल रहे हैं। आतंकियों से भारत और मोदी को धमकी जरूर दिलवा रहे हैं। पाकिस्तान कैसे खून खून हो रखा है। मुनीर एंड कंपनी पीओके में आतंकियों का जमावड़ा लगाकर क्यों बैठी है, वो क्या नई धमकी दे रहे हैं। इधर मोदी ने कश्मीर में किसे बॉर्डर पर भेज दिया है, मोदी क्या करने वाले हैं। इस्लामाबाद में ये बड़ा ब्लास्ट किसने करवाया है, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो आज हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसकी एक झलक देखिए। देखिए, ऐसा लग रहा है कि मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इधर भारत ठोकने की तैयारी मुकम्मल किए बैठा है, उधर बलोचों ने गर्दा उड़ा दिया है। बलोचों से पिटकर पाकिस्तान आया तो आज ऐसा धमाका हो गया जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। इस धमाके ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। पाकिस्तान में आए दिन होने वाले धमाके से अलग तरह की घटना है ये बात सिर्फ एक मस्जिद में धमाके की नहीं है, बल्कि मुनीर के आने वाले बुरे वक्त का इशारा है। क्योंकि जो मुनीर खुद को हीरो बताने में लगा था, वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया। पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने पिटाई की बलूचों ने, अब राजधानी में जुमे की नमाज के दिन मस्जिद में धमाका हो गया। और यह सब बता रहा है कि मुनीर के दुश्मन उसके सिर पर नाच रहे हैं। पाकिस्तान की जनता भी देख रही है कि मुनीर की सेना कैसे मार खा रही है, कैसे पिट रही है। मुनीर ये सब संभाल नहीं पा रहा तो वो आतंकियों की रैली करवा रहा है, पीओके में आतंकी भेजकर माहौल बना रहा है, कश्मीर को लेकर सॉलिडारिटी डे मना रहा है। शहबाज मुनीर पाकिस्तान की पब्लिक को कश्मीर पर कब्जे का फर्जी सपना बेचने लगे। भाई, एक वक्त था जब भारत के शहरों में पाकिस्तान धमाके करवाता था और वहां पाकिस्तान में उसका जश्न मनाया जाता था। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी वाराणसी, कभी बेंगलुरु, भारतीय शहरों में आतंकी हमलों की घटना एक वक्त में आम हो गई थी। लेकिन भारत का खून बहने पर हंसने वाला पाकिस्तान अब खुद हर दिन खून के आंसू रो रहा है। क्योंकि कभी बलूचिस्तान वाले धुआं धुआं कर रहे हैं, कभी टीटीपी वाले धमाका कर दे रहे हैं, और अब इस्लामाबाद में ऐसा ही धमाका हुआ है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। यह धमाका इस्लामाबाद की एक मस्जिद में उस वक्त हुआ जब मस्जिद में सैकड़ों लोग जुमे की नमाज के लिए मौजूद थे। एक सुसाइड बॉम्बर आया और उसने खुद को उड़ा लिया, और इस ब्लास्ट में करीब 70 लोगों की जान चली गई, 165 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह ब्लास्ट इतना भीषण था
कि धमाका होते ही लोगों के चीथड़े उड़ गए। किसी का हाथ कहीं पड़ा था, किसी की उंगली कहीं पड़ी थी, मस्जिद के फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ। आप सुनिए धमाके के बाद वहां के चश्मदीदों ने क्या बताया, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे इस धमाके की गूंज मुनीर को सोने नहीं दी। ये आप तस्वीरें देखिए, एक बार फुल फ्रेम दिखाइए किस तरह से वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते ऐसे हालत में है, इसलिए हल्का धुंधला किया है वो हिस्सा। लेकिन चारों तरफ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के अंदर इस मस्जिद में लाशें ही लाशें दिख रही थी। जिस वक्त इस्लामाबाद की मस्जिद में धमाका हुआ उस वक्त वहां करीब 500 लोग जमा थे जब सुसाइड बॉम्बर ने खुद को बम से उड़ा लिया। मस्जिद में हुए धमाके में इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और उनके रिश्तेदार भी मारे गए, कुछ और रिश्तेदार घायल हुए हैं। यह धमाका इतना बड़ा था कि पंजाब में पाकिस्तान की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने बताया कि उन्होंने 25 एम्बुलेंस मदद के लिए इस्लामाबाद भेज दी। मस्जिद में हुए धमाके के बाद से पूरे पाकिस्तान में खलबली मची है। इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर वहां सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी है। मुनीर के होश उड़े हुए हैं बॉस, क्योंकि इस्लामाबाद के जिस तरलाई इलाके में यह ब्लास्ट हुआ उस इलाके में कई मंत्रियों के घर हैं। हाई सिक्योरिटी इलाके में ब्लास्ट हुआ है। कई हाई प्रोफाइल लोग उस इलाके में रहते हैं जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। खुद पाकिस्तान के संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी का कनेक्शन भी इसी इलाके से। इसके अलावा इस्लामाबाद के बगल में ही रावलपिंडी है जहां की मुनीर की सेना का हेडक्वार्टर है। मुनीर वहीं बैठता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब मुनीर के दुश्मन इस्लामाबाद तक पहुंचकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दे रहे हैं तो रावलपिंडी पहुंचने में कितनी देर लगेगी। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की जिस मस्जिद में धमाका हुआ वो एक शिया मस्जिद थी। यह धमाका इस्लामाबाद की शिया मस्जिद खदीजत उल कुबरा में हुआ है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में हाल के सालों का सबसे बड़ा धमाका है। चश्मदीदों के मुताबिक मस्जिद के मेन गेट पर ही सुसाइड बॉम्बर को रोका गया। उसी दौरान उसने खुद को बॉम्ब से उड़ा दिया। वहीं एक और चश्मदीद ने दावा किया कि पहले हमलावर ने गोलियां चलाई फिर खुद को बम से उड़ाया। पाकिस्तान में इस ब्लास्ट से मुनीर की भद पिट रही है, क्योंकि जो मुनीर फील्ड मार्शल बनकर घूमता रहता है उसकी नाक के नीचे उसके दुश्मन धमाके कर रहे हैं। यह भी देखिए कि पाकिस्तान में यह ब्लास्ट तब हुआ जब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति 2 दिन के पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे और इस्लामाबाद में ही मौजूद थे। यानी इधर इस्लामाबाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की मेहमान नवाजी चल रही थी, उधर इस्लामाबाद में धमाका हो गया। जिस वक्त उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को पाकिस्तान अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान दे रहा था, उसी वक्त इस्लामाबाद में हाल के सालों का सबसे बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके को लेकर पाकिस्तान के लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि क्योंकि शिया मस्जिद में धमाका हुआ इसलिए वहां की मीडिया इसे ज्यादा कवर नहीं कर रही। लोग पूछ रहे हैं, ये देखिए एक और वीडियो आ गया है, ये देखिए किस तरह से ब्लास्ट हुआ था, उसकी एक लेटेस्ट तस्वीर आ गई है। थोड़ी देर पहले ये तस्वीर आई है, इससे आपको धमाका दिख रहा है, दिखाइए जरा। तो ये एक और तस्वीर आ गई है जिसमें धमाका होता हुआ दिख रहा है। तो लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान में कि शिया मस्जिद थी इसलिए पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रही है क्या ज्यादा? क्या शिया लोगों की ज्यादा कीमत नहीं है क्या जिंदगी की? मुनीर की भद इसलिए भी ज्यादा पिट रही है क्योंकि कई दिनों से बलोचों ने मुनीर की सेना को मार मार कर उनका भुड़ता बना रखा है। बलोच लड़ाके तो खुलकर कह रहे हैं कि जैसे भारत के सामने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था, वैसे ही वो मुनीर की सेना की खाल खींच लेंगे, हड्डियां तोड़कर कचूमर बना डालेंगे। भाई वो खुल के कह रहे हैं, चमड़ी उधेड़ देंगे पाकिस्तानियों की। बलोच वाले, बलोचों के ही डर से मुनीर के फौजी ऐसा कांप रहे हैं कि वो हथियार डाल रहे हैं। सेना छोड़कर पाकिस्तान के फौजी भाग रहे हैं। एक तरफ बलोचों ने मुनीर की सेना को फोड़ रखा है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में मुनीर के बगल में बम फट रहे हैं। मुनीर जाए तो जाए कहां? मुनीर खुद को बचाने के लिए वही करने लगा है जो पाकिस्तान में हर सरकार, सेना प्रमुख और हर नेता करता है। मुनीर और उसकी सरकार ने भारत का नाम लेना शुरू कर दिया कि उसके साथ जो कांड हो रहे हैं वो भारत करवा रहा है। अरे भारत खुला घुस के फोड़ देता है भाई, भारत को ये सब कराने की जरूरत नहीं है भाई। भारत पाकिस्तान का नाम लेता है तो सबूत देता है, तुम्हारी तरह कहानी नहीं सुनाता। सबूत है तो दिखाओ। मुनीर एंड कंपनी को सपने में भी मोदी और भारत ही दिखते हैं। कुछ हो जाए पाकिस्तान में तो मोदी मोदी कर दो बस, भारत भारत कर दो बस। जबकि पाकिस्तान में जो बम धमाके हो रहे हैं, जो सिविल वॉर छिड़ी हुई है, वो पाकिस्तान की अपनी काली करतूतों का फल है। इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे किसका हाथ है? पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो हमलावर था वो विदेशी था, उसका कनेक्शन टीटीपी से जोड़ा जा रहा है। टीटीपी मतलब तहरीके तालिबान पाकिस्तान,
वो संगठन जिससे मुनीर भी कांपता है, क्योंकि टीटीपी के हमले में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान हर बात में भारत का नाम तो ले लेता है, अपनी करतूतें देखता नहीं। आप देखिए, खुद पाकिस्तान बम से फटा जा रहा है, लेकिन पीओके में आतंकियों की परेड करा रहा है। जिस वक्त इस्लामाबाद में बम फट रहे हैं, उसी वक्त पीओके की गलियों में मुनीर के आतंकी रैली निकाल रहे हैं। ये सुधरता नहीं है भाई। मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी पीओके के रावलकोट में हाथ में असॉल्ट राइफल लिए हुए थे। ये देखिए आप तस्वीरें, लोग बैठ कर रैली कर रहे हैं, हथियार लेकर कश्मीर में आजादी की बातें कर रहे हैं। जैश की इस रैली में मसूद अजहर का टॉप कमांडर मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी भी मौजूद था। इसके अलावा जैश का कमांडर मौलाना अब्दुल मतीन, मौलाना इफ्ती हुसैन, रहमान उस्मानी जैसे आतंकी यहां मौजूद थे। आप देखिए कि कैसे पीओके में आतंकी रैली निकाल रहे हैं, फिर बताता हूं कि वहां कह क्या रहे हैं लोग। इधर जैश के आतंकी रैली निकाल रहे हैं, उधर लश्कर के आतंकी भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बुजुर्ग तो निपट गए, यही सोच रखोगे, यही हरकत रखोगे, तुम भी निपट जाओ। इधर पाकिस्तान में ब्लास्ट पर ब्लास्ट हो रहे हैं। मुनीर और शहबाज का अलग ही स्कैम चल रहा है। कह रहे हैं उसके लश्कर के आतंकी कह रहे हैं कि अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे। बच्चे का खेल है। और मुनीर शहबाज का स्कैम सुनिए, इनसे देश नहीं संभल रहा है, लेकिन अपनी आवाम को कश्मीर वाला सपना बेच रहे हैं। आप इनकी हरकतें देखिए, लोग कैसा कैसा तमाशा कर रहे हैं। शहबाज और मुनीर मिलकर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मना रहे हैं। शहबाज शरीफ पीओके की असेंबली में जाकर कश्मीर पर भाषण दे रहा है। मुनीर बॉर्डर पर जाकर अपने सैनिकों से मिल रहा है और कश्मीर की बातें कर रहा है, क्योंकि इनको और कुछ समझ में नहीं आता। भाई उधर बलोच मार रहे हैं, घर में ब्लास्ट हो रहा है, अर्थव्यवस्था जो है वो जमीन में धंसी जा रही है, कुछ नहीं मिलता तो कश्मीर करो या मोदी करो। पब्लिक इनकी उसी में खुश रहती है। दोनों मुनीर और शहबाज कह रहे हैं कि जल्द ही कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। एक तो ये तुम्हारा सपना है कि कश्मीर कभी तुम्हारा हो सकता है। दूसरी बात, तुमको जो मिला हुआ है पहले उसको तो ढंग से चला के दिखाओ। इतना लड़ झगड़ के एक पाकिस्तान बनाए और उस पाकिस्तान को लोगों से भीख मांग मांग के चला रहे हो, और तुमको कश्मीर चाहिए। बस आप सोचिए, इन लोगों को कश्मीर चाहिए जिनसे खुद का देश नहीं संभल रहा। आप सुनिए शहबाज शरीफ कैसे खुद मंच पर खड़ा होकर बेशर्मी से बता रहा है कि जब वो दूसरे मुल्कों में कर्ज मांगने जाता है तो लोग क्या न क्या मांग लेते हैं उससे। कैसा भिखारी आदमी है भाई, पता नहीं क्या क्या लोग भीख देते वक्त इससे ख्वाहिश जता देते हैं कि बेचारा शर्मिंदा हो रहा है। खैर आप देखिए, ये भिखारी पाकिस्तान जो कश्मीर लेने की बात करता है, उसके हालात इतने बुरे हैं कि लोग मैन होल का ढक्कन तक चुरा कर ले जाते हैं, ढक्कन को बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। आप देखिए पाकिस्तान की मीडिया में कैसे कैसे क्लिप चल रहे हैं। वहां लोग बता रहे हैं कि 7,100 मैन होल के ढक्कन लगाए गए, उसमें से 6700 6,700 चोरी हो गए। भाई ये ऐसा भिखारी देश है, लोग मैन होल का ढक्कन चुरा कर बेचकर घर का खाना जो है जुटा रहे हैं। इसको कश्मीर चाहिए। मतलब ढक्कन चोर कैसा देश है, ढक्कन चोर देश है भाई। मुनीर और आतंकियों की टोली कश्मीर की बात कर रही। मुनीर खुद पीओके के चक्कर काट रहा है, बॉर्डर पर फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर रहा है, ड्रोन भेज रहा है। ये सब मुनीर उस घबराहट और छटपटाहट के तौर पर कर रहा है जिसमें उसे ये डर है कि पता नहीं कब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को फोड़ दे। आप देखिए कि इधर मुनीर कांड पर कांड कर रहा है, उधर खुद नरेंद्र मोदी ने किसे बॉर्डर पर भेजा है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की है और इस मीटिंग में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। मीटिंग में एलजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी सब मौजूद रहे। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब घाटी में एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। कठुआ में सेना ने पाकिस्तान से जुड़े जैश के 4 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करने, घुसपैठ पर लगाम लगाने और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने पर जोर दिया गया। 1 महीने में यह दूसरी बड़ी सिक्योरिटी मीटिंग है। इससे पहले अमित शाह ने 8 जनवरी को दिल्ली में रिव्यू मीटिंग की थी और आतंकियों के खिलाफ मिशन मोड पर एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। इस मीटिंग से पहले अमित शाह बीएसएफ के जवानों से मिले थे और बॉर्डर पर बनी पोस्ट पर भी गए थे। आपको यह भी दिखाता हूं कि अगर मुनीर ने इस बार आतंकियों को भेजकर कोई हिमाकत की तो उसका अंजाम कैसा हो। यह तस्वीर देखिए, उधमपुर जिले में आतंकियों के ठिकाने को सेना ने धमाके से उड़ा दिया। ये आतंकी एक गुफा में फंस गए थे, सेना ने गुफा के अंदर ही धमाका कर दिया।
कि बाहर आके क्या ही करोगे, सीधा ऊपर जाओ। इस ऑपरेशन में जैश के टॉप कमांडर 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। सेना ने कैसे इन आतंकियों के ठिकाने को ही उड़ा दिया धमाके से, देखिए जरा। तो उधर पाकिस्तान जो है वो अपनी हिमाकतें जो कर रहा है उसका नतीजा भुगत रहा। बलोच मार रहे हैं, टीटीपी के आतंकी मार रहे हैं। भारत कभी भी मारना शुरू कर सकता है। लेकिन इस बीच देश की राजनीति में जो भूचाल है उसके बारे में आपको बताता हूं। अगला चैप्टर, पीएम मोदी के जो उचित समझो वही करो। आप घर में भी कायर हैं, आप बाहर भी कायर हैं। एक लिस्ट तो जारी कर लीजिए, आप किससे नहीं हैं। उनसे मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती है। अरे 2 किलो गालियां ये आप ये क्या तोलते क्या? मुझे कहा कि आपके 75 हो गए, बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। हारने के सपने देखते राहुल एंड टीम को मोदी ने ऐसा क्या जवाब दे दिया भाई कि सबको बहुत तेज आग लग गई। लोकसभा के बाद पीएम मोदी का दफ्तर निशाने पर। राहुल के खास ने ऐसा क्या कहा कि जबरदस्त खिंचाई हो रही है। मदर और फादर ऑफ ऑल डील के बाद अब पीएम मोदी मलेशिया क्यों जा रहे हैं, वहां क्या गजब होने वाला है, अब इसका चैप्टर। कल ही नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के धागे कायदे से खोले थे। उन्होंने कहा था कि ये लोग पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंच कैसे गया। अब पहुंच गया तो ठीक कैसे गया। इसलिए मोदी को हटाने के लिए एक ही रास्ता इनके पास बचा है। ये लोग नारे लगवाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्योंकि कांग्रेस को तो लगता है कि पीएम मोदी के पद पर अगर कोई बैठ सकता है, पीएम के पद पर कोई बैठ सकता है तो उनके परिवार का ही, या फिर जो परिवार के हिसाब से चले। इसलिए नरेंद्र मोदी को ये देख नहीं सकते, सुनने की हिम्मत नहीं रखते, राज्यसभा से भाग खड़े। लोकसभा में मोदी को बोलने नहीं दिया, फिर कहा कि मोदी डर गए। आज तो राहुल गांधी के खास नेता ने हद ही पार कर दी। पवन खेड़ा ने ऐसी बात कही कि जिस पर हंगामा मच गया। उन्होंने कहा कि पीएमओ से भगाना बाकी है। लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। 100 सीट इनकी आ नहीं रही है ढंग से, इनको पीएमओ से भगाना है। ये ट्विटर पे ही ट्वीट खेलते रह जाते हैं। लेकिन इनकी सोच और भाषा आप देखिए, जब राजनीतिक तौर पर पीएम मोदी को हरा नहीं पा रहे तो इस तरह के नारे देकर मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने इन सबको कायदे से जवाब दिया। भारत में राजनीति की जंग जीतकर पीएम मोदी अब मलेशिया जाने वाले हैं, जहां मलेशिया के साथ कई महत्वपूर्ण डील होने वाली है। ऐसी डील जिसे डील ऑफ एशिया कहा जा रहा है। अब आप कहेंगे पहले मदर ऑफ ऑल डील, फिर फादर ऑफ ऑल डील, अब डील ऑफ मलेशिया, माफ कीजिएगा डील ऑफ एशिया, जो कि होगी इन मलेशिया। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे पर दुनिया की नजर क्यों लगी है, इस डील में क्या होने वाला है। और पीएम मोदी ने कल ही कहा था कि जो लोग डील पर सवाल उठा रहे हैं, उनके जमाने में भारत के बारे में कहा जाता था कि ये लोग बस मिस कर देते थे। अब भारत कोई बस मिस नहीं करता, बल्कि भारत लीड करता है। तो आज यहां पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा है कि बहुतों को आग लगी है, और इस डील ऑफ एशिया में क्या है जो भारत को और तेजी देने वाला है, भारत की इकोनॉमी को, सब आपको दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में जिस अंदाज में कांग्रेस की धुलाई की थी, उससे पूरी कांग्रेस अभी तक उबर नहीं पाई। राहुल गांधी तो एक किताब ही दिखाते रह गए, लेकिन पीएम मोदी ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक का चैप्टर खोल दिया। पीएम मोदी के इस हमले का दर्द कांग्रेस को अभी तक हो रहा है, और इसी वजह से कांग्रेस नेता पीएम मोदी के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं जो मर्यादा की सीमाएं तोड़ रही हैं। आप देखिए, कल तक राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेता कह रहे थे कि पीएम मोदी डर के लोकसभा से भाग गए। आज कह रहे हैं कि लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा कि लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। सोचिए, जो लोग, ये वो लोग हैं जो लोग लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, बाकी जगह भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस राज्यों के चुनाव में नहीं कर रहे हैं, फिर भी बातें देखिए बड़ी बड़ी, पीएमओ से भगा देंगे। सुनिए पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर और क्या कहा। आपको उन सवालों का जवाब देना नहीं आता,
जो सवाल अब आपके पास आपके सामने आ रहे हैं वो एप्स्टीन पर हैं, वो नरवणे साहब की किताब पर हैं, वो अमेरिका की उस अजीब सी ट्रेड डील पर हैं। हम पिछले 12 साल यही सोचते थे कि ये साहब जो हैं ये घर में तो डायर हैं और बाहर कायर हैं, लेकिन आज हम आश्वस्त हो गए हैं, आप घर में भी कायर हैं, आप बाहर भी कायर हैं। एक लिस्ट तो जारी कर लीजिए, आप किससे नहीं डरते, ताकि हमें यह तो मालूम पड़े हमारा प्रधानमंत्री कुछ तो ऐसा है जिससे नहीं डरता। ये कायर कायर कहते जा रहे हैं। पब्लिक नरेंद्र मोदी को जिता जिता के बता रही है कि कायर समझा क्या फायर है, लेकिन इनको समझ में आए तब तो। कभी कब्र खोदने की बात करना, कभी पीएमओ से भगाने की बात करना, नरेंद्र मोदी से नफरत में राजनीति का लेवल देखिए क्या हुआ। मोदी की कब्र खोदने की बातें तो ये बहुत पहले से करते रहे। रामलीला मैदान में ऐसे ही नारे लगे थे, लेकिन आप देखिए बिहार में मां की गाली दे दी गई। अब फिर वैसे ही पर्सनल अटैक हो रहे हैं, कभी डरपोक, कभी कायर, इसी तरह की बातें। और राहुल गांधी भाई वो तो आज भी वहीं अटके हैं। जो उचित लगे वो कर लो वाले, जो उनको लगता है किताब में छपा था, उनके हिसाब से ये फ्री हैंड देना नहीं है, ये तो कन्नी काटना है। तो वो उसी को बोले जा रहे हैं, उनको कोई बता भी नहीं रहा कि बॉस ये क्या कर रहे हैं आप। सुनिए आज क्या बोले। राहुल जी कल प्रधानमंत्री सारी बातें करी, जो उचित समझो वही करो। राहुल जी प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि वो आने वाले दिनों पर फोकस करते हैं। इसको कैसे राहुल गांधी कितना खुश रहते हैं ऐसी चीजों पर जिसका उनके पॉलिटिकल करियर में आप कहिए या उनकी पार्टी के पॉलिटिकल करियर में आप कहिए कि जीरो योगदान होने वाला है, लेकिन वो अंदर से उनको लोग आसपास को अरे क्या सर क्या आप निकाल दिए, जो उचित समझो वही करो, वही बोले जा रहे हैं। राहुल गांधी जब ये बार बार कह रहे हैं कि जो उचित लगे वो करो, ये राहुल का तंज कम कांग्रेस नेताओं को मैसेज ज्यादा लग रहा है कि पीएम मोदी को जैसे घेर सकते हो घेर लो, मर्यादा तोड़नी है तोड़ दो, जो उचित लगे वो करते चले जाओ। यही वजह है कि इंडी के इकोसिस्टम वाले आए दिन मोदी को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि पीएम मोदी गालियां गिनते हैं क्या, जो बार बार कहते हैं कि मुझे 2-2 किलो गालियां पड़ती हैं, तौलते हैं क्या। सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। अरे 2 किलो गालियां, ये आप ये क्या तोलते क्या, गालियों को तोलते हैं। इतने शब्दों में मेरे को गालियां दिए, बोलो वो कुछ है, 2-2 किलो 1-1 कुंटल गालियां मुझे देते हैं, और ये क्या है। कह रहे गाली तोलते हैं क्या, उनको कैसे पता 2 किलो दिए, 2 किलो थोड़ी था, 2.5 किलो था, गलत तोले हैं। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी अपने मोदी विरोध में कर क्या क्या रहे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका से ट्रेड डील की तो राहुल गांधी बोले ये ट्रैप डील है, पीएम ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। पीएम मोदी ने ईयू से ट्रेड डील की, कांग्रेस बोली इससे नुकसान होगा। बजट सत्र में राहुल ने बजट पर कोई बात नहीं की। राहुल गांधी का पूरा फोकस हंगामा करने पर रहा। लोकसभा में पीएम मोदी ने भाषण नहीं दिया। पीएम मोदी को सदन में घेरने की तैयारी थी, खुद स्पीकर ने खतरनाक प्लान का खुलासा किया। राज्यसभा में पीएम मोदी ने भाषण दिया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। यानी आप देखिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना था, और जब पीएम मोदी ने राज्यसभा में स्पीच दी तो राहुल गांधी और कांग्रेस उसे झेल नहीं पाए। पीएम मोदी ने खुद कहा कि वो जब शुरू करते हैं तो रुकते नहीं। उन्होंने कल कहा था कि कांग्रेस ये पचा नहीं पा रही कि मोदी कैसे पीएम की कुर्सी पर बैठ गए। ये कांग्रेस की नफरत है जो मोहब्बत की दुकान की आड़ में चल रही है। सुनिए कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि वो जब भी पीएम मोदी के लिए अच्छा बोलते हैं तो कांग्रेस के नेता भड़क जाते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं ना जो अगर कोई अच्छा काम हो जम्मू कश्मीर के लिए मैं उसका शुक्रिया ना करूं। जहां जहां वजीर आजम का हमें साथ मिलता है, होम मिनिस्टर साहब का साथ मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का साथ मिलता है, मैं शुक्रिया करता हूं। इसके लिए बीच बीच में मेरे जो दोस्त हैं करा साहब वगैरह वो थोड़े नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनको ठीक नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया क्यों करूं या उनके बारे में अच्छे अल्फाज क्यों दोहराऊं। आप सोचिए कांग्रेस को नरेंद्र मोदी से कितनी नफरत हो। कांग्रेस के साथी उमर अब्दुल्ला कह रहे भाई कि मोदी की तारीफ कर दूं तो कांग्रेस वाले नाराज हो जाते हैं। पीएम मोदी के हमलों से कांग्रेस बौखला अलग जाती है। दूसरी तरफ पीएम मोदी अपने काम में लगे हैं।
आज छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। पीएम मोदी हर साल परीक्षा से पहले बच्चों से चर्चा करते हैं, बच्चों को टिप्स देते हैं, उनका तनाव कम करने की कोशिश करते हैं। आज भी पीएम मोदी ने छात्रों को कई उपयोगी टिप्स दी। पीएम मोदी ने अपनी उम्र को लेकर एक किस्सा भी सुनाया और कहा कि जो बीत गया वो उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि आगे की सोचते हैं। लेकिन ये किस्सा सुनाते सुनाते उन्होंने उन लोगों को मैसेज दे दिया जो 75 साल में रिटायरमेंट की बातें कर रहे थे, जो लोग पीएमओ से भगाने की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बता दिया कि वो अगले 25 साल भी कहीं नहीं जाने वाले। मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, 17 सितंबर को। तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए। बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। और इसलिए जीवन में मैं आपको भी कहता हूँ, बीता है उसकी गिनती में समय बर्बाद मत कीजिए, जो बचा है उसको जीने के लिए सोचिए। भारत में राजनीतिक विरोधियों को चित करने के बाद पीएम मोदी अब मलेशिया के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी कल 2 दिन के राजकीय दौरे पर मलेशिया के लिए रवाना होने वाले हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है और पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है। ऐसे में मलेशिया का दौरा बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मलेशिया के साथ पीएम मोदी कई इंपॉर्टेंट डील कर सकते हैं। पीएम मोदी ने यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील की, फिर ट्रंप के साथ फादर ऑफ ऑल डील की और अब मलेशिया के साथ डील कर सकते हैं, जिसे डील ऑफ एशिया कहा जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी की और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम की मुलाकात पर टिकी है। आप देखिए कि पीएम मोदी यूं ही मलेशिया नहीं जा रहे, इसकी बड़ी वजह है पीएम मोदी का फोकस सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ एलिमेंट यानी REE पर है। मलेशिया सेमीकंडक्टर का बड़ा हब है। दुनिया का 12 से 15% रेयर अर्थ एलिमेंट यहीं प्रोसेस होता है। भारत मलेशिया की कंपनियों को भारत के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में निवेश के लिए कह सकते हैं। मलेशिया में समझौता होने से सेमीकंडक्टर और REE सेक्टर में भारत को फायदा होगा। मलेशिया से सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आसानी से मिलेंगे, जिससे चीन पर निर्भरता कम होगी। मलेशिया के साथ ज्वाइंट वेंचर से 27,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके साथ ही देश में 25,000 नई नौकरियां भी पैदा होंगी। साथ ही भारत के UPI और मलेशिया के पेनेट को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। ऐसा होने पर दोनों देशों के बीच डिजिटल लेन देन और आसान हो जाएगा। पीएम मोदी मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत और मलेशिया के बीच डिफेंस डील भी हो सकती है। भारत मलेशिया को डोर्नियर विमान बेचेगा। डोर्नियर विमान भारत में HAL बनाती है। भारत मलेशिया के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देगा। भारत ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी अपग्रेड का प्रस्ताव भी दिया है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी भारत में बनती है। मलेशिया को Su-30 जेट के रखरखाव का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। आप देखिए कि भारत कहां से कहां पहुंच गया है। भारत पहले भी दूसरे देशों को रक्षा उपकरण बेचता रहा, लेकिन पीएम मोदी का यह दौरा सर्विसिंग से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी अपग्रेड तक पहुंच गया है। भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो किसी दूसरे देश के रशियन Su-30 फाइटर जेट्स को अपने स्वदेशी हथियारों और एवियोनिक्स के साथ अपग्रेड करने का प्रस्ताव दे रहा है। दुनिया में भारत की ताकत बढ़ती चली जा रही है। साथ ही पीएम मोदी का ग्लोबल स्टैचर भी बढ़ रहा है। पीएम मोदी बड़े देशों के साथ डील तो कर ही रहे हैं, ग्लोबल मैटर्स पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अब कई देश खुलकर भारत की ताकत और पहुंच को स्वीकार कर रहे हैं। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने ऐसा खुलासा किया जो हैरान करने वाला है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने व्लादिस्लाव बार्टोशेवस्की ने उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला होने से रोका था। व्लादिस्लाव ने बताया कि पीएम मोदी ने 2022 के आखिर में पुतिन से बात की थी। पीएम मोदी ने पुतिन को यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस के इस्तेमाल करने की कोशिश से रोका था। पीएम मोदी ने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई थी जो भारत दुनिया के मामलों में निभाता है। उम्मीद है कि यह आगे भी जारी रहेगा। पीएम मोदी ने कभी भी इस बात का क्रेडिट हालांकि नहीं लिया और ना ही कभी इसका जिक्र किया, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है कि पीएम मोदी के समझाने पर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमला रोक दिया था। और यह भारत और मोदी नहीं कह रहे हैं, दूसरे देश के नेता कह रहे हैं। एक तरफ ट्रंप जैसे लोग भी हैं जो हर बात का क्रेडिट लेने के लिए उतावले रहते हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो शांति से बिना हल्ला मचाए अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी तो शांत है। उधर ट्रंप क्या कर रहे हैं, अगला चैप्टर देखिए। ईरान के साथ मुस्लिम देश की महागद्दारी, क्या आज रात ही अटैक कर देगा अमेरिका? मोदी किसका साथ देंगे? ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि सब समझ गए अब ईरान पर हमला होने ही वाला है। ईरान पर कैसे अटैक करेगा अमेरिका? क्या हमले के पहले ही न्यूक्लियर बम फोड़ देगा ईरान? अब इसके बारे में आपको बताता हूं। एक तरफ अमेरिका और ईरान जहां तक एक दूसरे पर बंदूकें तान कर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की बातचीत भी चल रही है। ओमान में हो रही मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर है।
क्योंकि अगर यह बातचीत फेल हो गई तो आधे से ज्यादा दुनिया जल उठेगी। ईरान और अमेरिका को लेकर कहा जा रहा है कि अब अटैक हुआ कि तब अटैक हुआ, लेकिन जब यह सब चल रहा है तो पूरी दुनिया इस बात से भी चौंक रही है कि ईरान के साथ किस मुस्लिम देश ने महागद्दारी कर दी। बात यह भी चल रही है कि अगर ईरान के साथ यह महागद्दारी हुई है और अमेरिका ने ईरान को ठोका तो फिर भारत और मोदी किसका साथ देंगे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से जो भयंकर टकराव चल रहा है उसमें बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ओमान में जो बातचीत हो रही है उसके बीच ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने युद्ध वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए तुरंत ईरान से निकलने का फरमान जारी कर दिया है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने उसके आसपास सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। ईरान के पास समुद्र में तैनात अपने सबसे खतरनाक वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन में चल रही तैयारियों का वीडियो जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी तेवर दिखाते हुए अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में रखे मिसाइलों के जखीरे की झलक दुनिया को दिखा दी और ईरान ने अपनी सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी कर दिया, जिसकी रेंज में अमेरिका का दोस्त इजराइल और ईरान के आसपास के सभी एयरबेस होने का दावा किया गया। यानी पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान दोनों युद्ध की तैयारी कर चुके हैं, जिसके बाद अटकलें तेज हो चुकी हैं कि क्या ट्रंप आज रात ही ईरान पर हमले का आदेश देंगे। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या हमले के पहले ही ईरान न्यूक्लियर बम फोड़ देगा। आज पाठशाला में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी की एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही ईरान के साथ किस मुस्लिम देश ने महागद्दारी की यह भी आपके लिए लाया। इस वक्त हालात यह हैं कि एक तरफ अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर है, दूसरी तरफ दोनों देशों के हाथ ट्रिगर पर है। अमेरिका ने अपना ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया हुआ है जो एक ऑर्डर भर के इंतजार में बैठा है, तुरंत अटैक कर देगा। अमेरिका ने इसका वीडियो जारी किया, ये आप देखिए। यह यूएसएस अब्राहम लिंकन है जो समुद्र में तैरता अमेरिका का किला कहा जाता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी सेना का 5वां निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला स्ट्राइक ग्रुप है। इसके स्ट्राइक ग्रुप में कुल 3 विध्वंसक युद्धपोत शामिल हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन में अमेरिका के सबसे घातक F-35 समेत 90 फाइटर जेट हमले के लिए तैयार खड़े हैं। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर कई शक्तिशाली हथियारों और रडार सिस्टम से लैस है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 5000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर एयरक्राफ्ट कैरियर को लगभग असीमित रेंज देते हैं, जिससे यह बिना ईंधन भरे 20 साल से ज्यादा समय तक चल सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ही नहीं, अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए उसके आसपास अपनी सैन्य तैनाती भी बढ़ा दी, जिसकी गवाही वहां से आई सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं। ये कतर में अमेरिकी एयरबेस की तस्वीर है जहां कई अमेरिकी फाइटर जेट खड़े दिख रहे हैं। आप देखिए, कतर में अमेरिकी एयरबेस की एक और सैटेलाइट तस्वीर देखिए। 17 जनवरी की तस्वीर में एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात नहीं दिख रहा, आप देख रहे हैं, जबकि 2 फरवरी को आप देखिए वहां पर एंटी एयर मिसाइल सिस्टम तैनात नजर आ रहे हैं। ईरान के आसपास इतने बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना और हथियारों के जमावड़े को एक्सपर्ट किसी भी वक्त शुरू होने वाले युद्ध की तैयारी मान रहे हैं। अमेरिका की ईरान पर अटैक की तैयारी पूरी है। अटैक किसी भी वक्त हो सकता है और इसके बारे में संकेत तब मिल गए जब अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की। इसमें अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कह दिया। एडवाइजरी में कहा गया कि ईरान में सिक्योरिटी की टेंशन, सड़कों का बंद होना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुकावटें और इंटरनेट ब्लॉकेज जारी है। ईरान सरकार मोबाइल, लैंडलाइन और नेशनल इंटरनेट नेटवर्क तक लोगों की पहुंच सीमित कर रही है। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों पर ईरान में सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है। उनके लिए अच्छा होगा कि वो किसी भी सूरत और किसी भी रास्ते से ईरान से निकल जाएं। आप ये भी देखिए कि इधर हमले की तैयारी, उधर बातचीत भी हो रही है। ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेड कुशनर ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे। वहीं ईरान से वहां के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस बातचीत के लिए पहुंचे। अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट बात नहीं हो रही, ओमान के जरिए बातचीत हो रही। लेकिन बातचीत के दौरान अमेरिका का रुख देखकर खामनेई के मंत्री ने भी कह दिया कि ईरान झुकने वाला नहीं है और किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से तनातनी बनी हुई है, ऐसे में क्या ही बातचीत होगी। आप ये भी देखिए कि जो खामनेई मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के भरोसे अमेरिका को टक्कर देने की सोच रहे थे, उनमें से ही कुछ मुस्लिम देशों ने ईरान के साथ डबल गेम कर दिया। एक तरफ सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुले तौर पर ईरान की संप्रभुता के सम्मान की बात कर रहे थे, ईरान पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का विरोध करते रहे। लेकिन वही मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनके भाई और सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अमेरिका के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीक्रेट मीटिंग में प्रिंस खालिद बिन सलमान ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा तो ईरानी शासन और मजबूत होकर उभरेगा।
रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस खालिद बिन सलमान ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि ट्रंप अगर लगातार हमले की धमकी देने के बाद पीछे हटते हैं तो इससे ईरान को सीधा फायदा हो जाएगा, क्योंकि ईरान इसे अपनी जीत मान लेगा। यानी सऊदी अरब ऊपर ऊपर तो ईरान के साथ दिख रहा है और पीछे से अमेरिका को पिन मार रहा है कि मारो ना जी, बैठे काहे हो। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री सीधे सीधे अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए पंप कर रहे हैं। कहां गया मुस्लिम भाईचारा भाई? सऊदी अरब ही नहीं, जॉर्डन पर भी ईरान को धोखा देने के आरोप लग रहे हैं। जो जॉर्डन कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि वो ईरान के खिलाफ किसी देश को अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा, उसी जॉर्डन से आई सैटेलाइट तस्वीरें कुछ अलग ही कहानी बता रही। इन तस्वीरों ने मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में हलचल मचा दी। सैटेलाइट तस्वीर में जॉर्डन के एक एयरबेस पर अमेरिका के 12 F-15 फाइटर जेट खड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एयरबेस पर अमेरिका के अटैक एयरक्राफ्ट A-10C थंडरबोल्ट भी खड़े दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ये फाइटर जेट जॉर्डन के मुवाफाक साल्टी एयरबेस पर तैनात किए गए। अमेरिका की घेराबंदी के बीच ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं। ओमान में अमेरिका से होने वाली बातचीत से ठीक पहले खामनेई ने ईरान की सबसे एडवांस और लंबी दूरी की घातक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करके अपने तेवर दिखा दिए। ईरान का दावा है कि उसकी खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में पूरा इजराइल और ईरान के आसपास के देशों में बने अमेरिकी एयरबेस है। मतलब वो अलग धमका रहा है कि भाई सबको निपटा दूंगा मैं। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में खुर्रम शहर 4 मिसाइल को तैनात करने का दावा भी किया है। ईरान ने उस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो भी शेयर किया है जहां खुर्रम शहर 4 मिसाइल तैनात की गई। इस मिसाइल सिटी के अंदर बड़ी संख्या में मिसाइल और सुसाइड ड्रोन स्टोर किए गए। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान के पास 2 से 3 हजार बैलिस्टिक मिसाइल्स का स्टोर है, जो मिडिल ईस्ट के किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। यानी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका ऐसा लग रहा है कि मूड बनाए बैठा है कि मैं तो मारूंगा, किसी भी वक्त मारूंगा। और अगर यही तनातनी चली, बातचीत से रास्ता नहीं निकला, जिसके चांसेस बहुत कम है कि निकलेगा, तो भैया नया कांड शुरू होने वाला है। पाठशाला में अगला चैप्टर। कोरियन गेम के चक्कर में 3 बच्चियों ने सुसाइड किया, या कहानी कुछ और ही निकल कर आ रही है। पुलिस की जांच में क्या ट्विस्ट आ गया है? सुसाइड करने वाली लड़कियों के 2 मोबाइल में ऐसा क्या राज है जो सामने आना बहुत जरूरी है? अब इसका चैप्टर। गाजियाबाद में जिस तरह से 3 सगी बहनों ने एक साथ सुसाइड किया, वो लोगों को अब तक हैरान कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही चौंकाने वाला है कि एक साथ 3-3 बच्चे सुसाइड कर लें, वो भी एक कोरियन गेम के चक्कर में। लेकिन इस केस में ऐसे ऐसे राज हैं जो अभी खुलने बाकी हैं बॉस। अभी पुलिस के पास सबूत के तौर पर सुसाइड नोट और एक मोबाइल फोन है जिसे बच्चियां इस्तेमाल करती थी, कहा जा रहा है। लेकिन अब पुलिस को उन 2 फोन की तलाश है जो न सिर्फ बच्चों से छीन लिए गए थे, बल्कि घर से हटा भी दिए गए। बच्चियों के उन दोनों फोन में ऐसा क्या था जो पिता को पसंद नहीं था? उस फोन में ऐसे क्या राज छिपे हैं जो सुसाइड मिस्ट्री से पर्दा उठा सकते हैं क्या? गाजियाबाद में 12, 14 और 16 साल की 3 सगी बहनों की 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कदम के पीछे की वजह पहली बार जो बताई गई, उसमें ऑनलाइन गेम को जिम्मेदार बताया गया। चर्चा होने लगी कि तीनों बहनें कोरियन लव गेम नाम के एक ऑनलाइन गेम की लत का शिकार हो गई और इस कोरियन गेम ने बच्चों को साइको बना दिया। तीनों बहनें गेम का कोई टास्क पूरा कर रही थी, जिसके चक्कर में यह सब हो गया। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, यह सवाल उठने लगा है कि क्या कहानी पूरी बताई ही नहीं गई? जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो इस तरफ इशारा करता हो कि सुसाइड के पीछे सिर्फ ऑनलाइन गेम ही अकेले वजह। पुलिस कह रही है कि ऑनलाइन गेम में टास्क जैसी कोई बात सामने ही नहीं आई। पुलिस के पास अभी वो मोबाइल है जो आखिरी वक्त पर बच्चियां इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन पुलिस को अभी 2 और मोबाइल की तलाश है। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चियों के पास 2 मोबाइल फोन होते थे, लेकिन पिता ने 6 महीने पहले एक फोन बेच दिया, जबकि 15 दिन पहले दूसरा मोबाइल भी बेच दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब इन्हीं दोनों फोन पर टिकी हुई, क्योंकि पुलिस मानकर चल रही है कि दोनों फोन में कुछ तो ऐसा था जो अभी तक सामने नहीं आया है, सामने आना जरूरी है। सुनिए पुलिस क्या बता रही है, फिर आपको पिता से जुड़ी हुई जो बात सामने आ रही है वो बताऊंगा। 2 मोबाइल बेचने की बात सामने आई है। एक उसने रिसेंटली बेचा था और एक मोबाइल करीब 6 महीने पहले बेचा था। तो पुलिस का प्रयास यही है कि इन दोनों मोबाइल को रिकवर किया जाएगा और इसमें जो भी डेटा है
उसको रिकवर करके अगर उसमें कुछ अगर ऐसी चीज़ें आती है जिसमें किसी ऐप का इस्तेमाल हुआ हो या किसी टास्क बेस्ड ऐप का इस्तेमाल हुआ हो तो उस पर जांच की जाए। अभी तक जो जांच हुई है उसमें किसी टास्क बेस्ड ऐप का या गेम का, ऑनलाइन गेम का ऐसा रोल नहीं आया है इसमें। पुलिस क्लियरली कह रही है कि ऑनलाइन गेम का, टास्क बेस्ड गेम का कोई रोल अभी तक तो सामने नहीं आया। सवाल है तो फिर इन 3 बच्चों ने आत्महत्या की क्यों? पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि फोन को बेचा गया या फोन में कुछ ऐसा था जो परिवार के लिए छिपाना जरूरी था और बच्चियों के पिता नहीं चाहते थे कि फोन घर पर रहे। आप देखिए कि बच्चियों के पिता स्टॉक मार्केट का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों 20 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन यह बात गले नहीं उतर रही कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि पिता ने बच्चियों का मोबाइल फोन बेच दिया। इस सुसाइड केस के बाद पूरा परिवार किसी के सामने नहीं आ रहा। पिता सवालों से बच रहे। सुनिए, जब आखिरी रात के बारे में पूछा गया तो बच्चियों के पिता ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर क्या बताया। मैंने कहा था बेटा सो जाओ, खाना खा लिया? कह रहा पापा सो रहे। कह रहे पापा हमें कोरिया ले चलो, हमें कोरिया। मैंने कोरिया नहीं जाओगे, क्या करोगे और जाकर? ठीक है। तो आपने मोबाइल उनका कब से बंद कर दिया था? मोबाइल ले लिया था आपने उनसे? मोबाइल मैंने उसी दिन शाम को 7 बजे लिया था, वो 10 बजे दोबारा ले गए थे। अच्छा। फिर 12 बजे तक उन्होंने मोबाइल देखा है। अच्छा। फिर 12 बजे मोबाइल में दोबारा वाइफ वापस लेके आई है। मैं तो नहीं गया था, 12 बजे वाइफ गई थी, वो लेके आई है। अच्छा। उसके बाद वो कह रहे, मैंने पूछा क्या सो गए? क्या सो गए? उसके बाद वो कंबल से उठे चुपचाप, दूसरे वाले रूम में गए हैं और मंदिर वाले कमरे में जाके उन्होंने अंदर से लॉक लगा लिया। उसके बाद जी हमें नहीं पता, उसके बाद तो नीचे मिले वो। कई लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि पिता जिस तरह से बोल रहे हैं ऐसा लग ही नहीं रहा कि 3 बच्चियां जो हैं उनकी डेथ हो गई। हालांकि सबका अपना अपना तरीका होता है किसी शौक को, किसी डेथ को या किसी गम को हैंडल करने का, तो ये कोई वजह नहीं हो सकती शक करने की। लेकिन लोग अब ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर टास्क बेस्ड गेम पीछे नहीं है तो फिर क्या है जिसकी वजह से बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि घर के माहौल की वजह से 2 बच्चियां परेशान नहीं थी, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। आप देखिए कि बच्चियों के पिता चेतन ने 2 शादियां की थी कहा जा रहा है। जब पहली पत्नी से बच्चे नहीं हुए तो उसने अपनी साली से शादी कर ली, दूसरी पत्नी से 3 बच्चे हुए, इसके बाद पहली पत्नी से भी 2 बच्चे हो गए। 5 बच्चों में से छोटी बेटी 2 साल की है जबकि बेटा मूक बधिर है। दोनों पत्नियां होने के बाद भी बच्चियों के पिता अपनी साली को साथ में घर ले आया। इस बात से नाराज होकर दोनों पत्नियां घर छोड़कर चली गई थी। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन बाद में वो वापस आ गई। पड़ोसियों का दावा है कि पूरे परिवार का सोशल मेलजोल बिल्कुल भी नहीं था, और जब 2 पत्नियां थीं तो फिर तीसरी साली को क्यों लाया गया, ये भी इस तरह की बातें कई तरह की चल रही हैं। यानी जो एक नजर में ऑनलाइन गेम की वजह से सुसाइड का मामला लग रहा था, अब उसमें लग रहा है कि जांच जब तक पूरी नहीं हुई तब तक पूरा सच सामने आना बचा हुआ है।